नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मंथ आ गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की संभावना रहती है, लेकिन आप लोग इसी को मान करके प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दिए होंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। और अभी से आपके लिए शुभकामनाएं। तैयारियों को, अपनी तैयारी को धार देने का यह समय होता है, तैयारी के पुनरावलोकन का यह समय होता है। हम कहां तक पहुंचे हैं अपनी तैयारी में, इसको जांचने का समय होता है, रिवीजन का समय होता है। और ऐसे में यह समय बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम इन खास जो दिन बचते हैं हमारे, अगर उन पे हम टाइम वेस्ट कर देते हैं तो ये हमेशा जानिएगा कि वो बाद में आपको पछतावा होता है, तकलीफ होती है, और फिर आपके हाथ में वही आता है, फिर आप कहते हैं कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय अगर निकल गया तो बहुत समस्याएं हो जाती हैं। बहरहाल उस पर हम एक रिवीजन और प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे अभी जल्दी से ही, बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी और हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी। लेकिन अभी फिलहाल आज हम पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर आज हम एक लेक्चर देने जा रहे हैं। हिंदी में कहते हैं इसको हम विकास प्रशासन। विकास प्रशासन, ये विकास प्रशासन क्या है? काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअली जब हम विकास की बात करते हैं तो हम इसकी बात भी करते हैं कि ये विकास कब पूरा होगा, विकास कहां से आरंभ हुआ होगा, विकास का कोई अंत है या विकास का कोई प्रारंभ है, क्या है? तो हमें वहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशासनिक चिंतक का नाम याद होना चाहिए, और वो है वीडनर। वीडनर साहब ने ही सबसे पहले विकास प्रशासन की नींव रखी। वीडनर साहब ने ही सबसे पहले विकास प्रशासन की नींव रखी। हिंदुस्तान में ये शब्द काफी प्रचलित है, कुछ मामलों में ज्यादा प्रचलित हो जाता है, कभी कोई राजनीतिक जब मामला बन जाता है तो ठीक है, अक्सर कहते हैं ना, विकासवा पैदा हो रहा है, विकासवा फला हो रहा है, विकासवा फला हो रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये सब हिंदुस्तान में इस समय ही नहीं, काफी पहले से पॉपुलर हो गया था, लेकिन इस शब्द को पॉपुलर करने वाले जो चिंतक थे भारत में, उनका नाम है यूएल गोस्वामी साहब। यूएल गोस्वामी साहब। गोस्वामी साहब ने भारत में इस अवधारणा को जन्म दिया या इस अवधारणा को लाया। वास्तव में विकास प्रशासन की अवधारणा का जन्म किसने दिया? किसने दिया? वीडनर साहब ने। भारत में इसको प्रचारित किसने किया? यूएल गोस्वामी साहब ने। ये दो क्वेश्चन आपको मिल गए। अब प्रश्न उठता है कि ये विकास प्रशासन है क्या? यहां दो शब्द जुड़े हुए हैं बच्चों, ध्यान से समझना इसको। एक है विकास और दूसरा है प्रशासन। एक है विकास और दूसरा क्या है? प्रशासन। विकास यानी डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। विकास एक ऐसी अवधारणा है, थोड़ा विकास समझिएगा पहले। विकास एक ऐसी अवधारणा है, ये कोई शब्द की बात नहीं हो रही यहां पर, ये एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? जो ना तो अंत होता है इसका और ना ही जिसका प्रारंभ होता है। एक्चुअल में प्रारंभ तो कह सकते भी हैं आप, लेकिन अंत नहीं कह सकते कि आज हमारा विकास पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं अब हम विकास के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। नहीं, अपने उच्चतम स्तर पर आप पहुंच चुके हो सकते हैं, लेकिन दूसरे का विकास चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप विकास की रफ्तार में रुके तो आप पीछे हो जाएंगे। अगला विकास की रफ्तार में चाहे कछुआ की चाल से ही चल रहा हो, आप खरगोश की चाल से भी चल रहे हो, लेकिन अगर आप रुके तो आप पीछे हो जाएंगे। स्पष्ट है कि विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसको आप कह सकते हैं सतत चलने वाली प्रक्रिया। सतत चलने वाली प्रक्रिया यानी
विकास एक ऐसी अवधारणा है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया में है। ठीक है, यानी विकास रुकता नहीं है, ऐसी अवधारणा जो लगातार चले, रुक करके नहीं बल्कि कंटिन्यूअस, स्पीड कम स्पीड ज्यादा अलग बात है। प्रशासन, अब इस विकास की प्रक्रिया को, इस विकास की अवधारणा को अगर चलाने वाली कोई मशीनरी होती है तो वो कौन है? प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। अब कोई भी अवधारणा, चाहे वो विकास की अवधारणा हो या कोई और अवधारणा हो, वो तब तक नहीं पूरी हो सकती जब तक उसके साथ प्रशासन रूपी मशीनरी नहीं हो। तो ऐसी अवधारणा जिसका संदर्भ विकास से हो और उसकी इस अवधारणा को पूरी करने वाली जो मशीनरी है वो क्या है? प्रशासन। जब हम दोनों को मिलाएंगे तब हम क्या कहेंगे? विकास प्रशासन। यानी एक ऐसी अवधारणा जिसको प्रशासन विकास की अवधारणा के साथ, विकास की अवधारणा के रूप में कहता है या प्रचारित करता है या बात करता है या उस अवधारणा को धारण करता है, जिसका संबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया से होता है, वही क्या होता है? विकास प्रशासन। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस विकास प्रशासन, अभी वीटनर साहब ने क्या किया? वीटनर साहब ने इस पूरी प्रक्रिया को क्या किया? एकीकृत किया, इंटीग्रेटेड किया और बताया कि यह एक क्या है? जस्ट अवधारणा, जस्ट ए कॉन्सेप्ट। क्या है ये? क्या है? जस्ट ए कॉन्सेप्ट। विकास शासन क्या है? एक प्रकार की अवधारणा है। इस अवधारणा को प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है? कोई तो होगा, उस अवधारणा को प्राप्त करेगा कौन? प्रशासन। तो इसलिए हम इस टॉपिक को दो आधार पर पढ़ेंगे। एक तो कैसे कैसे पढ़ेंगे हम? सबसे पहले जैसे अभी हमने जाना कि विकास प्रशासन है क्या, फिर हम बात करेंगे कि हर अवधारणा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो विकास प्रशासन का उद्देश्य क्या है? अब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले यह भी जानना पड़ेगा कि विकास प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है ना? और विकास प्रशासन की विशेषताओं के साथ साथ हम पढ़ेंगे विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास को, क्योंकि विकास प्रशासन की अवधारणा को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम उसी के अनुरूप क्या करेंगे? प्रशासन का भी विकास करेंगे। अगर विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास को हम साथ नहीं देखेंगे तो रिक्स ने क्या कहा था? विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के बारे में रिक्स ने क्या कहा था कि इनमें मुर्गी अंडे का संबंध है। अंडा है तो मुर्गी है, मुर्गी है तो अंडा है। मुर्गी अंडे का संबंध है किसमें? विकास प्रशासन में और प्रशासनिक विकास में। किसने कहा था? रिक्स साहब ने कहा था। तो हम इस विकास प्रशासन की अवधारणा को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम उसी के अनुरूप क्या कर पाएंगे? प्रशासनिक विकास भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस आधार पर पढ़ेंगे। अब अभी तक हमने आपको क्या बताया कि विकास प्रशासन क्या है। फिर से एक बार हम बात करते हैं कि विकास प्रशासन क्या है। विकास प्रशासन एक सतत चलने वाली, सतत यानी लगातार, कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है और इसको एक अवधारणात्मक रूप में स्वीकार सबसे पहले किसने किया? वीटनर साहब ने। लेकिन भारत में इसको प्रचारित किसने किया? किसने इस पर काम किया? यूएल गोस्वामी साहब ने। ठीक, अब विकास प्रशासन जो है कुछ नवीन तकनीकों के प्रयोग पर बल देता है। विकास प्रशासन का क्या होता है? कुछ एक निश्चित उद्देश्य होता है। भाई हम आपसे जब बात करें विकास की तो हम ये तो कहेंगे ना भाई किस प्रकार का विकास, कैसा विकास। तो हम तीन प्रकार से हम विकास की बातें यहां पर करेंगे। पहला कौन सा? पहला सामाजिक विकास। पहला कौन सा? सामाजिक विकास। दूसरा हम बात करेंगे राजनीतिक विकास और तीसरा हम बात करेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास। अब ये सामाजिक विकास क्या है? ये सामाजिक विकास क्या है? एक एक, और आर्थिक विकास क्या है और राजनीतिक विकास क्या है? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास, तीनों पर चर्चा हम लोग करते हैं। सामाजिक विकास,
देखिए, अगर आप किसी समाज को बदलना चाहते हैं तो आप कहते हैं समाज का विकास होना चाहिए। अब समाज का विकास किस प्रकार से हो कि उनका राजनीतिक विकास हो जाए? राजनीतिक विकास से मतलब होता है, राजनीतिक विकास से मतलब यह सिर्फ नहीं होता है कि जनता सिर्फ चुनाव प्रणाली में भाग ले, यानी अगर उनको आपने सिर्फ वोटिंग राइट दे दिया, मतदान का अधिकार दे दिया और आपने कह दिया कि नहीं उनका राजनीतिक विकास हो गया है, तो नहीं। मतदान का अधिकार मिल जाए पर मतदान की समझ भी हो जरूरी नहीं है। दूसरा, मतदान का अधिकार मिल गया, मतदान की समझ भी हो, ठीक है, लेकिन इसके बाद आगे उनकी राजनीतिक भागीदारिता है क्या? अभी भी आप भारत में देखिए तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पे ज्यादातर जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट खड़े होते हैं। जो रिजर्व सीटें हैं, जो एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं, उन पर तो मजबूरी है खड़ी करना कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, लेकिन बाकी दूसरी सीटों पर जो कि सामान्य सीटें हैं उन पर अभी भी ज्यादा सीटें पर कौन होता है? या तो जनरल कास्ट का बंदा होता है या फिर ओबीसी का होता है। जाहिर सी बात है कि अभी भी गरीब तबके का वो विकास नहीं हो पाया, वह बराबर का विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए। यानी राजनीतिक भागीदारिता के दो प्रकार हैं। अगर हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो हम राजनीतिक भागीदारिता की बात करेंगे, और राजनीतिक भागीदारिता जो है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। किस प्रकार की? एक तो मतदान में भागीदारी, और दूसरा राजनीति में भागीदारी। क्योंकि अब ऐसा हो, राजनीति में भागीदारी हो, इसके लिए जरूरी है कि समाज में समझ बने, समाज में अपने अधिकारों के लिए यह समझ विकसित हो कि यह अधिकार हमारा है तो हमें इस अधिकार को लेना भी है, तो उसके लिए उसके अंदर समझ विकसित हो, ये क्या होती है? राजनीतिक भागीदारी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, समाज इस प्रकार से बने, उसके लिए ऐसी योजनाएं बनाए कौन? प्रशासन, कि वहां पर बराबरी का वातावरण हो, और वहां पर उनकी समता मूलक नीतियां इस प्रकार से बने कि वह धर्मनिरपेक्ष समाज हो, वह इस प्रकार का समाज हो जिसमें समाजवाद हो, यानी हम समाज को केंद्रित करके ऐसी व्यवस्था, ऐसी तंत्र, ऐसी प्रणाली बनाने का प्रयास करें जहां पर लगभग कम से कम सोच के स्तर पर तो अपनी आइडियोलॉजी के स्तर पर तो हम बराबरी रखें, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि हमें इसके लिए अलग अलग से योजनाएं बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? सामाजिक विकास। यानी विकास प्रशासन का पहला उद्देश्य क्या था? सामाजिक विकास। अब अगर हम राजनीतिक विकास की बात करें तो यहां पर फिर देखिएगा, राजनीतिक विकास में हम कैसे बात करेंगे कि राजनीतिक विकास में बिल्कुल यही सेम चीज हम लेके आएंगे। क्या क्या? कि एक तो मतदान में भागीदारी यानी, और दूसरा राजनीति में भागीदारी। दोनों चीजें हैं, मतदान में भागीदारी और दूसरा राजनीति में भागीदारी। अब आप कहेंगे साहब ये दोनों में समानता क्यों है, उसकी जरूरत क्या है? जरूरत एक्चुअली है, समझिएगा। दरअसल राजनीतिक समझ और उसकी भागीदारिता दोनों में बड़ा अंतर होता है। चुनाव प्रणाली में आप भाग तो ले रहे हैं, लेकिन जिसने कह दिया नहीं फला कोड दे दो, फला कोड दे दो, फला कोड दे दो, आपने दे दिया वो, इससे आपकी राजनीतिक भागीदारी नहीं हो जाती। चुनाव की समझ भी होनी चाहिए कि किसको हम दे, किसको हम वोट ना दे, ये आपकी समझ भी होनी चाहिए। और ये समझ विकसित होगी जब आपका सामाजिक विकास होगा, ये समझ तब विकसित होगी जब आपका राजनीतिक विकास होगा। और भारत के लोगों में भी आप ये पाएंगे कि अब इस प्रकार की समझ विकसित हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देख रहे हैं अभी हाल में कुछ विधानसभा के चुनाव हुए, वहां अगर विधानसभा के चुनावों का आकलन करके थोड़ा राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो आप ये कहेंगे कि मतदाताओं में अब चुनाव की समझ है। समझ क्यों है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव उन्होंने अलग ट्रेंड पर किया और विधानसभाओं का चुनाव उन्होंने अलग ट्रेंड पे किया। जाहिर सी बात है कि दोनों के चुनावों में जनता ने अपनी समझ का उपयोग किया है। यानी विधानसभा में किसी और को ला रहे हैं, लोकसभा में किसी और को ला रहे हैं, तो यह चुनने की उनके अंदर क्षमता विकसित हुई ना, तो यह राजनीतिक समझ की बात होती है। दूसरी तरफ राजनीतिक भागीदारिता तभी हो पाएगी
जब उनके लिए मैंने कहा कि स्पेशल योजनाएं बने, विशिष्ट प्रकार की योजनाएं बने, जिससे कि क्या हो सके कि प्रशासन में उनकी जन सहभागिता भी हो और लोकमत सही प्रकार से स्पष्ट रूप में जनता के सामने आ सके। ठीक है। तीसरी बात क्या होती है? आर्थिक विकास। जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो यहां इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी समाज, ना तो उसका सामाजिक विकास हो पाएगा और ना ही उसका राजनीतिक विकास हो पाएगा तब तक जब तक कि उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे अगर पूरी नहीं हो रही। तो अगर किसी भी इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अन्य मामलों में कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है। अब आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो तो आर्थिक आवश्यकताएं आज हिंदुस्तान में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं रह गई हैं। अब रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ रहा है समाज। यही विकास प्रशासन कहता भी है कि सतत चलने वाली प्रक्रिया। अगर हमने उनके लिए रोटी का इंतजाम कर लिया, हमने उनके लिए कपड़े का इंतजाम कर लिया और मकान का इंतजाम कर लिया, सरकार तरह तरह की सुविधाएं, तरह तरह की योजनाएं चलाती है, प्रशासन उन योजनाओं का क्रियान्वयन करता है और इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो वहीं पर हमको ये सोचना पड़ेगा कि उनको स्वावलंबी बनाना, किसी को कुछ दे देना ये आसान है, उससे उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं से पूरी हो सकती हैं, लेकिन जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उसकी सर्वांगीण आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। और यही है आर्थिक विकास। यही क्या है? आर्थिक विकास। यानी जाहिर सी बात है कि हमें इस प्रकार से आर्थिक योजनाओं का सतत निर्माण करना है, कंटिन्यूअस उसमें चलते रहना है, जिससे समाज का हर वर्ग वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ प्रगति की ओर बढ़ता जाए और उसका जो माध्यम है वो तो उस प्रकार की योजनाएं, चाहे वो रोजगार देने वाली योजनाएं हों, चाहे वो अन्य प्रकार से उनको लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हों। तो विकास शासन के 3 उद्देश्य हैं। पहली चीज सामाजिक विकास, दूसरा राजनीतिक विकास और तीसरा क्या है? आर्थिक विकास। जब किसी समाज का यह उद्देश्य पूरा हो जाता है, क्योंकि यह उद्देश्य पूरा नहीं होता कभी भी, क्योंकि मैंने कहा ना सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब आपके पास साइकिल नहीं होती ना, बच्चा पैदा होता है तो उसको छोटी साइकिल चाहिए होती है, छोटी साइकिल आगे तो उसको फिर बड़ी साइकिल चाहिए होती है, बड़ी साइकिल आगे फिर उसको स्कूटी बाइक चाहिए होता है। जब बाइक स्कूटी आ जाती है तो यहीं पर अब्राहम मैस्लो और हर्जबर्ग की बात करें आप थोड़ा सा, तो अब्राहम मैस्लो क्या कहते हैं? मैस्लो ये कहते हैं कि जब एक आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं तो वह दूसरी आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है, और जो आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाती हैं वह प्रेरणा के रूप में काम करना बंद कर देती हैं। यानी वो ये कहते हैं कि हर आवश्यकता के पीछे एक प्रेरणा होती है और प्रेरणा ही जो है किसको? विकास को, प्रेरणा ही आवश्यकता को जन्म देती है। अगर व्यक्ति के अंदर प्रेरणा ना हो तो बाइक आ गई, स्कूटी आ गई तो सुत्ता बंदा की कार मिल जाए, अब कार आ गई तो कार में अलग अलग ब्रांड का अलग चीजें। यानी कभी भी आपकी आवश्यकताएं, जरूरतें ये रुकती नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप, आकार समय और परिस्थिति के साथ साथ बदल जाता है। तो विकास भी यही है कि अगर ये चीज पूरी हो गई तो अब आगे बढ़ा जाए। उसके आगे जीवन स्तर के कोई पैमाना नहीं है। अगर आप तुलना करेंगे विकसित देश की, विकासशील देश की और विकसित देशों में ही अलग अलग व्यक्तियों की, तो आप पाएंगे कि जीवन स्तर में तो बहुत डिफरेंस है। जीवन स्तर, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, रहन सहन है, उनमें तो बड़ा अंतर है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यह समझना होगा कि विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम विकास प्रशासन की विशेषताओं की बात करते हैं। विकास प्रशासन की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विकास प्रशासन की विशेषताएं, विकास प्रशासन की विशेषताएं, विशेषताओं में सबसे पहली हम विशेषता ले रहे हैं लचीलापन। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। विकास प्रशासन लचीलेपन की बात करता है। वो कहता है कि प्रशासन में लचीलापन होना चाहिए। अगर प्रशासन में लचीलापन नहीं होगा तो प्रशासन की विभिन्न योजनाओं का
या विभिन्न प्रकार की चलाई गई स्कीमों का या उनका जो सिस्टम है उसका लाभ तभी उठा पाएंगी, समाज का निचला स्तर, समाज का हर व्यक्ति तभी उठा पाएगा जब प्रशासन उनके साथ एक लचीलेपन का व्यवहार करेगा, एक सॉफ्ट नेचर का व्यवहार करे, एक सरल रुख बनाए, आसान रुख बनाए। अगर प्रशासन उनसे इस प्रकार से नहीं काम करेगा, यानी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लचीला करना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा और प्रशासन के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं भी जनता को ऐसी लगे कि यह ऐसी योजना है जिससे हमको लाभ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जनता के अनुरूप हमें योजनाएं बनाना पड़ेगा। और जनता के अनुरूप अगर हम योजनाएं बना रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर क्या है? लचीलापन है, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। दूसरा, लक्ष्योन्मुखता। विकास प्रशासन यह कहता है कि जब हम कोई काम करें तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान में रखना होगा कि हम एक टारगेट बना के चले। जैसे अभी आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस प्रिपरेशन में आपने अपना एक लक्ष्य बनाया होगा ना भाई, कि हमें ये काम करना है। अब जैसे एग्जाम की डेट मान लीजिए आ जाए, तो अब आपको देखना पड़ेगा भाई इतना दिन में हम ये पढ़ेंगे, इतना दिन में हम ये पढ़ लेंगे, इसके बाद हम ये रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, अब ये तैयारी हमारी यहां तक पहुंच गई है, ऐसा करेंगे। यानी आप अपने समय दिन के हिसाब से अपनी योजना बनाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य सुनिश्चित है ना। और पढ़ने में भी आप लक्ष्य बना लेंगे, इतने कि लक्ष्य हमारा है कि इतने दिन में इसको हम खत्म कर देंगे, और फिर इसका रिवीजन करेंगे, फिर इसको देखेंगे कहां समस्याएं हैं तो उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से जब हम तैयारी करते हैं, जब इस प्रकार से हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो कहते हैं कि हम एक लक्ष्योन्मुख तैयारी कर रहे हैं। आप प्रशासन है, सड़क बना रहा है, बना ही रहा है, नहीं भाई, एक टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, एक टाइम बाउंडेड काम करना पड़ेगा, इतने दिन में हम कर लेंगे। यानी हम हमेशा, विकास प्रशासन क्या कहता है कि एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के अनुसार क्या करिए, आगे बढ़िए। परंपरागत जो प्रशासन है वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन विकास प्रशासन ये कहता है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए। अगर हम अगली बात करें तो तीसरी विशेषता की बात करें अगर हम विकास प्रशासन की, तो वो है नवीनता। नयापन। विकास की प्रक्रिया में हमेशा वो पीछे रह जाता है साहब जो नएपन को नहीं स्वीकार करता। यानी कहते हैं आप, परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम है। आज हम आप YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के हमको पढ़ रहे हैं, क्या इसकी कल्पना आप 10 साल पहले किए होंगे? नहीं किए होंगे। मैं दिल्ली में पढ़ाता था, तो उस समय एक टीचर थे, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, और वो शायद पहले ऐसे थे उस समय मुखर्जी नगर में, जो यूट्यूब पर पढ़ाते थे, और कई बार उनको लोग ज्यादातर यूट्यूब सर कहने लगे थे। तब बहुत कम लोग थे जो उस समय यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे, नेट बहुत स्लो था, बहुत सारी चीजें थी, लोग जागरूकता नहीं थे, एंड्रॉयड फोन नहीं था, वगैरह वगैरह। लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत पहले इस चीज को पहचान लिया कि समय बदलेगा, समस्या एक समाधान लाती है, समाधान हमेशा एक नई आवश्यकता होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह सब नवीनता में आता है। हमें हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। बैंकों का कायाकल्प कैसे बदल गया, बैंकों का कायाकल्प कैसे बदला? अब इसको समझिए कि अगर 2004 में आप होते, तो 2003, 2004 में, 2005 में नया आया था कि आप यहां से पैसा डाल दीजिए और वहां अकाउंट में पहुंच जाएगा, और उस किसी बैंक से निकाल लीजिए, आप दूसरे बैंक से जाकर निकाल लीजिए। तब शुरू में आया था, मुझको याद है, मैं तब पढ़ता था, तो उस समय एक लोग जो नए सुनते थे कहते ऐसा हो सकता है कि वहां से जमा कर दीजिए, पैसा यहां चला आएगा। मतलब उस पर अचंबा होता था। आज आप क्या कर रहे हैं? आज तो पैसा भी नहीं जमा कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ डिजिटल चला जा रहा है। पहले व्यक्ति 4 बार नोट गिनता था, तब समझ आता था कि हाँ पैसा सही है, पैसा साथ में आया। अब यानी तब जब तक पैसा हाथ में ना आ जाए तब तक वो समझ नहीं आता पैसा आ भी गया हमारा। आज क्या है, कुछ आया भी नहीं, कुछ गया भी नहीं, बस डिजिट पढ़ लिया आपने, हाँ भाई पैसा आ गया, ना कुछ दिया ना कुछ लिया। तकनीक है बदली, समय है बदला,
ये तभी हो पाएगा, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप स्वीकार करेंगे। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे, मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो मेरे एक लैंडलॉर्ड थे, उस समय तक मोबाइल आ गया था, लेकिन वह लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करते थे। उनसे कहते थे कई बार, अंकल आप एक फोन ले लीजिए, बड़ी समस्या होती है, कभी आपको बात करना होगा, आपके बच्चों को बात करना होता है, बड़ी समस्याएं होती हैं। बोले यार लैंडलाइन है। मैंने कहा जब आप बाहर चले जाते तो दिक्कत होती है, तो आप फोन ले लीजिए। वो नहीं मानते थे, नहीं लैंडलाइन लैंडलाइन लगे रहते थे। आखिर एक समय उनको बदलना पड़ा, आज वो एंड्रॉयड चला रहे हैं, लेकिन उस समय बदलने को तैयार नहीं थे। बदले तो भाई, बदलना तो पड़ेगा, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे, लोग आपसे संपर्क ही नहीं करना बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है कि आपको बदलना पड़ेगा, और बदलना नवीनता का प्रतीक है। यानी विकास शासन ने कहता है कि सदैव बदलने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली आपको परिवर्तित होते रहना चाहिए। अगर आप नहीं परिवर्तन होंगे, भाई फैशन में हैं, आप उसी स्टाइल कपड़ा जैसे बचपन पहनते तो वैसे आज पहनिए, जैसे आज पहनते हैं वैसे बुढ़ापे में पहनिएगा। जाहिर सी बात है आपको तो नवीनता नहीं आएगी और आप क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो हर प्रकार की नई प्रकार की नीतियां बनाना, नई प्रकार की योजनाएं बनाना, नई प्रकार की तकनीकों को समाहित करना, ठीक है, नए प्रकार से प्लान करना। एक बार गिर पड़े तो कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर से नवीन तकनीक अपनाएंगे, ये नवीनता होती है। इसके अलावा कोई भी प्रक्रिया तब तक नहीं साकार हो सकती जब तक उसमें लोग पार्टिसिपेट ना करें। आप देख रहे हैं राजनीति के आधार पर अगर हम बात करें तो मतदान का जो प्रतिशत है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। हर उस जगह पर मतदान का प्रतिशत, मतदान कभी कभी परसेंट गिर जाना वो एक अलग बात है, पर अगर किसी एरिया में कभी किसी मामले में परसेंट बढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस हो रही है। लोग रहते हैं मुंबई में है, वह चुनाव के समय आ जाते हैं, खासकर ग्राम प्रधान के चुनाव में देखे होंगे आप, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे जो किसी और जगह पर रह रहे होते हैं, दूर रह रहे होते हैं, पर चुनाव में भागीदारी करने के लिए आ जाते हैं। तो यह उनकी समझ को बताता है कि भाई हमारे एक एक वोट की कीमत है, इसलिए वो आ जाते हैं। स्पष्ट है कि जनता की सहभागिता। विकास शासन यह कहता है कि प्रशासन ऐसी योजनाएं बनाए, प्रशासन इस प्रकार से काम करे कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। यहां पर आप जानते हैं कि पॉपुलर चिंतक हैं पॉल एच एपलबी, प्रशासनिक सुधारों के क्रम में इनको आप याद करते हैं। पॉल एच एपलबी ने कहा था कि प्रशासन के सभी अधिकारी को एक टीम वर्कर की भांति काम करना चाहिए, एक टीम वर्कर की भांति काम करना चाहिए। यानी जब तक टीम स्पिरिट नहीं होगी, भाई क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, जब तक एक टीम भावना नहीं होगी, खुद आउट ना हो दूसरे को आउट करा दें, ये टीम भावना नहीं है। हम इस यहां पर खड़े हैं, नाखून काटेंगे, हम आगे फील्डिंग नहीं करेंगे बढ़िया तरीके से, जाहिर बात रन गवाएंगे आप। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब तक एक टीम स्पिरिट नहीं होगी तब तक आप जीत भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो तब हमेशा भागीदारी होती रहनी चाहिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दरअसल भागीदारी तभी होती है साहब जब जातिगत पूर्वाग्रह, धर्मगत पूर्वाग्रह, भाषाई पूर्वाग्रह, तकनीकी पूर्वाग्रह, ये सब नहीं हो, इनको दूर करना पड़ेगा। और जैसे जैसे पूर्वाग्रह दूर होगा वैसे वैसे क्या होगा, सहभागिता बढ़ेगी। जब आप ये सोचते हैं अरे हम तो एक आदमी है, नहीं वोट देंगे तो क्या जाएगा, हमारे एक वोट से हार जीत थोड़ा जाएंगे, चलो घर चलते हैं, चलो बाजार चलते हैं, चलो सोते हैं आराम से, नहीं। अगर हर कोई यही सोच ले एक 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 को, तो फिर क्या होगा। इसलिए आज समझ आ रही है। मुझे याद है लगभग 10-12 साल पहले बिहार का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव। तो 2 अमेरिकन जो एनआरआई थे वो वहां पर वोट करने आए थे और रात में पटना में आइसक्रीम खा रहे थे। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अमेरिका से वोट करने यहां आए हैं सिर्फ? उन्होंने कहा हाँ साहब। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए वोट करने आया हूं कि ये 11 बजे रात में जो पटना में मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, अगली बार आऊं तो 12 बजे रात में खाऊं। यानी हम सड़कों पर निकल सकें तो हमें किसी प्रकार का भय ना हो, कोई समस्या ना हो, यानी बदलाव हो, विकास की रफ्तार पर बिहार आगे बढ़े, किसी प्रकार का कोई चोरी करने का, छीनने का, मार करने काटने का वातावरण नहीं हो, इसके लिए मैं अमेरिका से वोट करने आया हूं। तो आप समझ रहे हैं ना, सहभागिता। दरअसल
सहभागिता भी ऐसे नहीं होती है। सहभागिता तभी होती है जब इस प्रकार से काम किए जाएं, लोगों को सहभागी बनाया जाए। और सहभागी बनाने से मतलब क्या होता है? सहभागी बनाने से मतलब होता है, यहां हम बात करेंगे अगली विशेषता की। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है हमारी आपकी, यानी विकास शासन की अगली विशेषता है लोकोन्मुखता। लोकोन्मुखता, लोकोन्मुखता यानी पब्लिक ओरिएंटेशन। ठीक है, पब्लिक ओरिएंटेशन। देखिए, जब योजनाएं ऐसी बनती हों, जब योजनाएं ऐसी बनती हों जिनमें आप देखिए कि जनता को ध्यान में रख करके योजना बनाई गई हो, जब योजना ऐसी हो जिसमें जनता को ध्यान में रख करके बनाया गया है, पब्लिक को ध्यान में रखकर, पता चला कई सारी योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भारत सरकार भी कई बार समय समय पर चलाई होती है, राज्य सरकार चलाती हैं, जिसमें अक्सर वो योजनाएं फेल हो जाती हैं, पब्लिक उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखती है। जैसे गोल्ड बॉन्ड योजना चली हुई थी, अलग से महिलाओं के लिए बैंक खोलने की बात आई थी, खुली भी थी, पहले बैंक मुंबई में ही खोली गई थी। जब धीरे धीरे जेंडर गैप खत्म हो रहा है तो अलग बैंक खोलने की क्या जरूरत है? क्या पिंक बैंक खोल दीजिए अलग से, कोई जरूरत नहीं है, नहीं चल पाई। भारत में यह था कि गोल्ड बॉन्ड योजना में या और सोना जमा योजना चलाई गई थी, जिसमें सोने को गला दिया जाए, फिर उसके हिसाब से मूल्य वगैरह कोई जो भी था। भारत में नहीं चल सकता, क्योंकि हम लोग सोना रखे रहते हैं, सोने को बेचना पसंद नहीं करते हैं। वो हमारी मम्मी की निशानी है, वो हमारे पापा की निशानी है, वो हमारी दादी की निशानी है, हमारी दादी बुआ की निशानी है, ये हमारी बड़ी बहन की निशानी। हम काहे खत्म करेंगे? वो ऐसे को वैसे चला जाता है, फैशन भले पुराना हो जाए, बहुत करेंगे तो बदल लेंगे नए लोग, अदरवाइज बदलते भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि लोग जो है किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है बेटा? लोकोन्मुखता से मतलब यह भी होता है कि विकास प्रशासन यह कहता है कि लोक नीतियों का चरित्र जो है इस प्रकार से निर्धारित होना चाहिए कि जनता उसे भागीदारी करे, और जनता तभी भागीदारी करेगी जब उस योजना से उनकी समस्याओं का समाधान होता है, और समाधान तभी संभव हो पाएगा, समस्या और समाधान दोनों तभी यह संभव हो पाएंगे जब योजनाओं को बनाने से पहले समस्याओं का सर्वेक्षण हो, लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं हों कि क्या यह भी समस्या है। जैसे कई बार सरकारें क्या करती हैं, योजना बना देती हैं, ये जानती नहीं कि इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कोई समस्या ही नहीं है। जैसे भारत में टॉयलेट की योजना आई जब पहले, तो अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर टॉयलेट बनाने की बात आई, तो बहुत सारे लोगों को, खैर वो योजना बहुत अच्छी थी, उससे भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बहुत बढ़ा, और बहुत महत्वपूर्ण, खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर के देखा जाए तो बहुत ही आवश्यक था लोगों के लिए। कैसा बना टॉयलेट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉयलेट बना ये इंपॉर्टेंट है, लोग जान तो पाए कम से कम। क्यों? क्योंकि फिर भी इसके बाद बहुत सारे लोग ने उस योजना में भाग लेने से, यानी उसमें ओडीएफ घोषित होने के बावजूद भी लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। कारण क्या था? उनको ये समस्या ही नहीं थी, उनको ये कभी लगी ही नहीं कि कभी ऐसा भी होगा। जैसे बहुत पहले टीवी में एक ऐड आता था, प्रचार आता था, जिसमें एक महिला गई अपने बच्चे का नाम लिखाने के लिए स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो उससे पूछा टीचर ने तुम्हारा नाम क्या है। यहां ध्यान से समझिएगा आप लोग, और तब आपको भारत में महिलाओं की स्थिति का पता चलेगा। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नाम लिखना है, इसमें मां का भी नाम लिखा जाएगा। तो महिला कुछ देर सोचती रही, ये टीवी पर प्रचार आता था उस समय, सोचती रही, फिर बोली हमको नाम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बोले नाम की कभी जरूरत नहीं पड़ी तुमको? बोले जब छोटी थी तो फलानी की बेटी कहते थे, फिर थोड़ी जब बड़े हो गए तो फलानी की बहू हो गया, उसके बाद बच्चे हो गए तो फलानी की मम्मी। नाम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आप सोच सकते हैं कि एक महिला की जिंदगी कैसे चल रही है, क्या था। तो समस्याएं कभी बार हम समझते नहीं है, पर समस्याएं होती हैं, समस्याओं का सर्वेक्षण। बहरहाल, तो टॉयलेट के लिए लोगों को लगा समस्या है ही नहीं है, पर जब देखा जाए तो कितनी बड़ी समस्या है। आप इसको, अगर आप महिलाओं की निगाह से देखें इसको, तब समझ में आएगा कि टॉयलेट कितनी बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि पुरुषों के लिए तो खुला दरबार है भैया, कहीं भी चले जाते हो, आपके पास लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, कहीं चले जाओ।
लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है ना। तो अगर आप उनके लिहाज से देखेंगे तो कितनी बड़ी योजनाएं हैं। तो प्रशासन अगर योजनाओं का सर्वेक्षण करता है तो लोकोन्मुख योजना बनती है। ठीक है, अगली विशेषता क्या है प्रशासन की, इसकी विकास प्रशासन की, वो समन्वय की बात करता है। वो समन्वय की बात करता है, कोऑर्डिनेशन की बात करता है। देखिए, विकासशील देशों में मोस्टली क्या होता है कि विकास की पूरी संभावना होती है और विकास को तीव्र करने के लिए कई कई अभिकरण, कई कई एजेंसियां स्थापित की जाती हैं और कभी कभी की तो ज्यादा ही एजेंसियां बना दी जाती हैं। कई बार ज्यादा एजेंसियां बन जाने से भी विकास प्रशासन की अवधारणा पूरी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? उसके पीछे कारण है कि एजेंसियां बहुत सारी बन गई लेकिन उन एजेंसियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाता, उनमें कोई समन्वय नहीं रह जाता। और अगर एजेंसियों में समन्वय नहीं है तो एजेंसियों की बहुलता भी कई बार क्या होती है, योजनाओं को पूरा करने में समस्या लाती है। और विकास प्रशासन कहता है कि समन्वय बना के चलो, सभी एजेंसियों में समन्वय, प्रशासन विभिन्न राज्यों में समन्वय, राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य में समन्वय, क्योंकि तभी विकास प्रशासन की वास्तविक अवधारणा को प्राप्त किया जा सकेगा। अगली बात कहता है परिवर्तनोन्मुखता, परिवर्तनोन्मुखता यानी चेंज ओरिएंटेशन। हमेशा इस बात के लिए विकास प्रशासन कह रहा है कि हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि परिवर्तन कभी भी हो सकता है। अगर आप कभी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहेंगे तो याद रखिएगा आप कभी जीवन में फेल नहीं होंगे। क्योंकि एक बात को हमेशा याद रखिएगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक व्यक्ति ने ऐसे हमसे कहने लगा एक दिन कि भैया हम तो अंतर जाति विवाह नहीं करेंगे। मैं हंसा, हमने कहा ये बात 25 साल 30 साल बाद हमसे मिलना और तब बताना। तुम नहीं करोगे, जिनको करना खुद ही कर लेंगे, तुम सिर्फ आशीर्वाद के लिए तैयार रहना बस। अब आप कहोगे हम आशीर्वाद नहीं देंगे तो मत दो, तुम्हारे आशीर्वाद बिना कौन सा रुक जाएगा उनका काम। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक समय ऐसा आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में यही कहा था, एक समय ऐसा आएगा जब लोगों की सोच, लोगों की मेंटलिटी इतना आगे बढ़ जाएगी कि लोग जाति पात के किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार ही नहीं करेंगे। जब उनके दिमाग में चीज आ जाएगी, अपने आप परिवर्तन होगा समय के हिसाब से। जिस प्रकार से सोच बदलती है धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाता है कि यार कहीं शरीर में जाति नहीं लिखा, कहीं शरीर में कोई धर्म नहीं लिखा। बेसिकली हम इंसान है, इंसान का कोई धर्म नहीं होता, इंसान कोई धर्म होना भी नहीं चाहिए, प्रकृति पैदा भी नहीं करता। ठीक है, जो भी आप करते हैं, आप धर्म एक आस्था का विषय, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वह आपकी पहचान हो सकता है, लेकिन उस पहचान के बंधन में आप कितना बंधेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। विश्व के 30% आबादी लमसम ऐसी हो गई है जो नास्तिक हो गई है, जो किसी धर्म को मानने को तैयार नहीं होती है। जाहिर सी बात है, जब धर्म का बंधन कट सकता है तो जाति का बंधन भी कैसे नहीं कटेगा? वो भी कटेगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होगा। पहले जब हमने कोचिंग स्टार्ट किया था 2010 में, हमने इस संस्था को प्रारंभ किया था। 2010 में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियां थी उनकी संख्या मुश्किल से 25% हुआ करती थी, क्लास में 30% हुआ करती थी। आज मैं आपको बताऊं, किसी किसी बैच में संख्या वो 60% नहीं 70% तक लड़कियां हो जाती हैं, 30% लड़के रह जाते हैं। परिवर्तन, माँ बाप भी लड़कियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, लड़कियां मेहनत करके वह परिणाम भी दे रही हैं, लड़के अपना काम कर रहे हैं। लड़के तो पहले से ही पढ़ रहे थे, लड़के अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़कियां उनसे आगे जा रही हैं तो माँ बाप भी भरोसा कर रहे हैं। कारण परिवर्तन। परिवर्तन, विकास प्रशासन ने कहता है कि परिवर्तन के लिए हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दूसरा, नियोजन। क्या है? नियोजन। विकास प्रशासन ने कहता है कि हमें हमेशा प्लानिंग को इस प्रकार से करना चाहिए कि पुरानी प्लानिंग से, पुराने नियोजन से वो बेहतर है। अब यहां पर एक समझना पड़ेगा एमपी फॉलेट को। एमपी फॉलेट साहब का नाम सुना होगा आपने, एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट साहब ने यह बताया था कि नियोजन के बारे में, इन्होंने नियोजन का एक चक्र बताया था। नियोजन, फिर कहा इन्होंने क्रियान्वयन,
क्रियान्वयन, और फिर उन्होंने कहा कि पुनः नियोजन। पुनः नियोजन यानी नियोजन, क्रियान्वयन और फिर पुनः नियोजन। समझिएगा यहां पर इस चीज को। उन्होंने कहा जब हम पहले कोई प्लानिंग करते हैं तो उसका हम क्रियान्वयन करते हैं। जब हम क्रियान्वयन करते हैं तो क्रियान्वयन के दौरान हमें समस्याएं आएंगी कुछ ना कुछ, और जब समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का हम समाधान ढूंढते हैं। जब समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो भाई समस्याएं आई, उन समस्याओं से कैसे भी आप दो चार हो लिए, लेकिन जब अगली बार उसी तरह से फिर से कोई काम करना होगा तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वो जो समस्या आई थी वह समस्या इस बार वाले में नहीं आना चाहिए। यानी आप क्या करेंगे, पुनः नियोजन में उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर जब आप ऐसा काम करेंगे तो फिर समस्याएं आएंगी, फिर जब आप अगली बार क्या करेंगे, उसका नए नियोजन में फिर से समाधान करेंगे। यानी जब नियोजन करेंगे, जब नियोजन का क्रियान्वयन करेंगे तो इसमें समस्याएं आएंगी, इस समस्या का समाधान आप फिर से इसमें करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो नियोजन, पुनः क्रियान्वयन, पुनः नियोजन, फिर नियोजन, यानी हर नियोजन में समस्याएं आएंगी, समस्याओं का स्वरूप बदल जाएगा। बस अगले नियोजन में फिर से उसको आप दूर कीजिए। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई पास होगा कोई फेल होगा, किसी को कुछ मिलेगा किसी को कुछ मिलेगा। आप उसके आगे की सोच रहे होंगे कि भाई चलो हम नेट देते हैं, जेआरएफ के लिए दे रहे हैं, नहीं हो पाया, फिर से नेट हो गया आपका, या पहली बार नेट हो गया जेआरएफ नहीं हुआ आपका, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई जो गड़बड़ी हो गई होगी अगली बार हम उसमें, यानी हम उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे लेंगे जो हमने छोड़ दिए थे। स्पष्ट है ना कि भाई अगर अगली बार आपने उस प्लानिंग में उस मिस्टेक को दूर करने की कोशिश किया तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम से एक सीख लेनी चाहिए कि हम इसमें और बेहतर कर सकते थे, कहां पर कमी रह गई। इसका मतलब यह नहीं कि अगली बार कोई समस्या नहीं आएगी, हो सकता है इसका समाधान कर लिया कोई नई समस्या आ जाए, और आएगी, हमेशा आएगी, पूरी लाइफ भर आएगी। जाहिर सी बात है कि जब नई प्लानिंग करें तो हमें सोचना चाहिए बस केवल कि हम समस्या का समाधान अगली वाले में जरूर कर लेंगे। अभी प्रेरणा, यहां बहुत ध्यान देना होगा कि कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरणा की आवश्यकता होती है। नौवां जो इसमें हम बात करेंगे, लास्ट है ये अभिप्रेरणा। अभी हमने आपको अब्राहम मैस्लो का और हर्जबर का सिद्धांत बताया था, उसमें हमने आपको अभिप्रेरणा के बारे में भी बताया था। क्या बताया था कि जो अभिप्रेरणा है ये कितनी आवश्यकता होती है। दरअसल किसी भी कार्य को करने के लिए आपको संवेदनशील होना पड़ता है, आपको उत्तरदायी होना पड़ता है, और अगर संवेदनशीलता है, उत्साह है, तो आपके अंदर यह भावना जगनी चाहिए कि हम सामूहिक हित के लिए काम कर रहे हैं, हम सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और अगर सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो आपको एक अभिप्रेरित व्यवहार करना होगा, और यह जो अभिप्रेरित व्यवहार होगा यह आपके विभिन्न क्रियाकलापों में सुधार की गुंजाइश रखता है, सुधार के लिए एक जगह रखता है। कभी भी कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होती, उस प्रक्रिया में कमियां रह जाती हैं। लेकिन अगर आप अभिप्रेरित व्यवहार कर रहे हैं, विकास प्रशासन यह कहता है कि आपको व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर सामूहिक हितों के लिए काम करना है, और जब सामूहिक हितों के लिए काम करना है तो आपको कार्मिक प्रशासन में सदैव सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य में सुधार की गुंजाइश हमेशा रखे रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा, क्या बताया मैंने पहले आपको कि विकास प्रशासन है क्या, फिर मैंने आपको बताया विकास प्रशासन का उद्देश्य क्या है, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास, फिर हमने बताया आपको विकास प्रशासन की विशेषताएं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े हम इसमें, और अभी तो क्या कहेंगे हम, दरअसल ये विकास प्रशासन एक अवधारणा थी, विकास प्रशासन एक अवधारणा थी जिसको मैंने कहा कि वीडनर साहब ने दिया। भारत में इस पर काम किसने किया, यूएल गोस्वामी साहब ने काम किया। लेकिन यह सिर्फ एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। इसको आप प्राप्त किसके माध्यम से करेंगे, इसको आप प्राप्त करेंगे प्रशासन के माध्यम से, और प्रशासन के माध्यम से आप इसको तभी काम कर पाएंगे क्योंकि प्रशासन तो पहले भी काम कर रहा होगा,
उसके माध्यम से तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब इस प्रशासन का भी प्रशासनिक विकास हो। यानी विकास प्रशासन की अवधारणा को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप प्रशासनिक विकास के लिए भी क्या करें, हम तैयार रहें। दरअसल एक होता है जो है परंपरागत प्रशासन। परंपरागत प्रशासन कई बार रूढ़िवादी प्रशासन माना जाता है। दरअसल परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन का विरोध करना भी व्यक्ति की प्राथमिकताओं में होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, व्यक्ति परिवर्तन विरोधी हो जाता है, क्योंकि जो वर्तमान रहता है वह वर्तमान में अपने आप को कंफर्ट पाता है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता। और परिवर्तन हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर की ही बात करता है। तो हमें परिवर्तन के लिए तैयार, प्रशासनिक विकास कहता है कि हमेशा परिवर्तन, यानी विकास प्रशासन की अवधारणा आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप उसी के अनुरूप प्रशासनिक विकास करें। और प्रशासनिक विकास कैसे होगा? प्रशासन में सुधार होगा। प्रशासन में सुधार दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक सुधार और एक बाह्य सुधार। आंतरिक सुधार से मतलब होता है प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों में सुधार, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार, लेट लतीफी में सुधार, भाई भतीजावाद में सुधार, लाल फीताशाही में सुधार। इन सब सुधारों को लागू करना होगा, ये आंतरिक सुधार हुआ। बाह्य सुधार के अंतर्गत क्या होता है कि जो विभिन्न उनके अभिकरण हैं, जो विभिन्न उन पे सिद्धांत लागू होते हैं, कार्मिकों की भर्ती से लेकर के प्रशिक्षण से लेकर के अन्य सारी चीजें, इनमें भी सुधार करना। तो आंतरिक सुधार और बाह्य सुधार, अगर दोनों ही सुधार के लिए आप तैयार रहते हैं तो इसे क्या कहेंगे? प्रशासनिक विकास। क्योंकि विकास प्रशासन की अवधारणा तभी प्राप्त होगी जब तदनुरूप, उसी के अनुरूप क्या होगा? प्रशासन का भी विकास होगा। और हमने इसीलिए आपको बताया कि इसमें रिक्स ने क्या कहा? इसमें रिक्स ने क्या कहा कि विकास प्रशासन व प्रशासनिक विकास, विकास प्रशासन व प्रशासनिक विकास, इन दोनों में क्या है? मुर्गी और अंडे का संबंध है। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में क्या है? मुर्गी और अंडे का संबंध है, ठीक है ना। और इसी मुर्गी और अंडे के बराबर के संबंध को ही, चूंकि आप जानते हैं कि विकास प्रशासन की अवधारणा को तो लेके आए थे वीडनर साहब, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में वैश्विक स्तर पर भी, अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो इसको आगे बढ़ाने में रिक्स, पालोम्बर, रिक्स के साथ साथ पालोम्बर क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, और वाटसन, ठीक है, और साथ में यूएल गोस्वामी, इन सब की बड़ी भूमिका रही है। और इन अवधारणाओं को बाद में इन लोगों ने अलग अलग अवधारणाओं में भी बांट दिया आगे। जैसे रिक्स साहब ने क्या कर दिया आगे? तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात किया, ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात किया, यानी आगे शाखाओं को बढ़ाया। कुल मिलाकर के विकास प्रशासन को आपने समझा अब तक, जो वो ये कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को लेकिन आप तभी प्राप्त कर सकते हैं, या इसको आप तभी गतिशील बनाए रख सकते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब उसी के अनुरूप आप प्रशासनिक विकास भी करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक की बात करते हैं। मैंने बताया आपको नेट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके कमिंग एग्जाम को देखते हुए आपकी कैसी तैयारी बेहतर हो सके, हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो राजनीति विज्ञान के विभिन्न अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनकी श्रृंखला जो है वो लगातार चलती रहेगी। आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए, सहयोग करिए, नए सब्सक्राइबर की तरह जुड़िए, लोगों को बताइए। अगर हमसे आप कुछ बेहतर करने की और उम्मीद करते हैं तो उसके बारे में भी सुझाव दीजिए। आपके सुझाव का हम हमेशा स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।